अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और उस छोटे से वुडन शैक के बाहर ढेर सारे zombies इकट्ठा हो जाते हैं। एक लड़का बेताबी से दरवाजा पीट रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसका नाम जंग हुंग है और सबको गुहार लगाता है कि दरवाजा खोलो। अंदर सब लोग छिपे हुए बैठे हैं, डरे हुए, बस उसकी चीखें सुन रहे हैं। लेकिन असली बात ये थी कि उसके अपने दोस्त ही दरवाजा रोक रहे थे। उनमें से एक घबराकर कहता है, अब हम क्या करें? तभी सुनहरे बालों वाली एक लड़की चिल्लाती है कि उसे अंदर आने दो। वो कहती है कि जोंग हंग उसका बॉयफ्रेंड है और उसे ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकते, इसलिए अभी दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा लड़का कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? उसे अब तक zombies ने काट लिया होगा। लड़की पलटकर कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ और किसी को भी अबैंडन नहीं करूंगी, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगी। वो बार बार जिद करती है कि उसे ऐसे बाहर चीखते छोड़ देना मर्डर करने जैसा है। उसकी ये बात एक लड़के के दिल को लगती है। वो अपने पास खड़े लड़के याई से कहता है कि वो दरवाजा खोलेगा और जैसे ही वो अंदर आएगा, याई उसे तुरंत बंद कर देना। इससे पहले कि याई कुछ बोल पाए, वो लड़का गिनती शुरू कर देता है। सबकी सांसें अटक जाती हैं। 3 पर वो हैंडल घुमा देता है, लेकिन उसी वक्त याई को धक्का देकर दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाता है। उनका दोस्त पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका था। अंदर सब शॉक में रह जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट याई सबको चिल्लाकर चेतावनी देता है कि वो पहले ही इन्फेक्टेड है, ये बहुत बड़ी गलती थी। ब्लॉन्ड लड़की भागने की कोशिश करती है, सबको धक्का देती है और सब लोग चिल्लाने लगते हैं मदद के लिए। बेचारा याई काटने से बचने के लिए हाथ ऊपर करता है, लेकिन उसी हाथ को काट लिया जाता है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन उसी पल कुछ अजीब होता है। याई को अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। उस दिन उसने अपना हाथ खो दिया था। वो क्रीचर्स अंदर घुस गए थे, सब उस ब्लॉन्ड लड़की की वजह से। सब इधर-उधर भाग गए थे। जल्द ही उन्हें पता चला कि पूरा शहर अपोकलिप्स में डूब चुका था। एक हुडेड आदमी ने उससे पूछा था कि क्या उसे यकीन है कि वो सही कर रहा है। डॉक्टर उसे देख रहा था और याई को पता था कि उसके पास 2 ही काम हैं, पहला खुद को बचाना और दूसरा रिवेंज लेना। और अब वो लौट आया प्रेजेंट में, ठीक उसी पल में जब दरवाजा खोला जाने वाला था। अपोकलिप्स में पूरा जीवन जीने के बाद, एक हाथ खोने के बाद वो वापस वहीं आ गया था जहां सब शुरू हुआ था। बाहर जांग होंग अब भी दरवाजा पीट रहा है। ब्लॉन्ड लड़की फिर से इंसिस्ट करती है कि दरवाजा खोलो। वो कहती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है और कभी अपने क्लासमेट्स को छोड़कर नहीं जाएगी। याई पहचान लेता है, ली रॉक्सी। उसे आश्चर्य होता है कि अचानक वो इतनी यंग क्यों लग रही है। वो सबको डांटती है कि क्या तुम सब बहरे हो। कहती है जांग होंग को अंदर आने दो, वरना ये उसे मारने जैसा होगा। युबाई याई का नया रूप अंदर ही अंदर खुश होता है। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने प्लान किया था। वो लौटा है दुनिया बदलने के लिए। वो रिप्रेजेंटेटिव को रोकता है और चेतावनी देता है कि बाहर वाला लड़का शायद काटा जा चुका हो। अब वो इस हालात से कैसे डील करेगी? रॉक्सी कहती है, किसी ने उसे काटते हुए देखा नहीं, इसलिए कंफर्म नहीं है और रेप होने के नाते सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। युबाई मुस्कुराकर कहता है, ठीक है। फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है, अगर ऐसा है तो दरवाजा तुम खुद खोलो। रॉक्सी शॉक्ड रह जाती है। बाकी लड़कियां भी हैरान। ब्लॉन्ड लड़की चिल्लाती है, तुम मर्द हो ही नहीं जो ये काम औरत को करने को कह रहे हो। लेकिन युबाई कहता है, जो खुद रिस्क नहीं ले रही, वो दूसरों पर इतना बड़ा दिखावा क्यों कर रही है? आखिर में तुम सिर्फ हिपोक्रेट हो। रॉक्सी गुस्से से चिल्लाती है, चुप रहो, मैं खुद दरवाजा खोलूंगी। वो बाकी सबको डरपोक कहती है और हैंडल पकड़कर दरवाजा घुमा देती है। और तभी पूरी तरह बदला हुआ जांग होंग अंदर घुस जाता है। सब फिर से सन्न रह जाते हैं। दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर जाता है। रॉक्सी धीरे धीरे उठती है, लेकिन उसके सामने वही इन्फेक्टेड जांग होंग खड़ा होता है। वो सीधा उसकी तरफ झपटता है। पूरा कमरा भाग दौड़ में बिखर जाता है। रॉक्सी डर से पास खड़े लड़के को पकड़ लेती है और कहती है, मुझे बचाओ। लेकिन अचानक यी उसे जोरदार लात मारता है और उसे सीधा जंग होंग के सामने फेंक देता है। यी के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, जबकि ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी किसी ने स्क्रू ड्राइवर से ज़ॉम्बी का सिर फोड़ दिया। रॉक्सी का चेहरा पूरा खून और गंदगी से भर जाता है। यी वहीं खड़ा अंधेरी मुस्कान लिए देखता है। रॉक्सी बाहर गिरकर उससे मदद की भीख मांगती है, लेकिन यी सिर्फ अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है, कैसे इसने उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। वो टूटा हुआ दरवाजा उठाता है और एंट्रेंस बंद करने लगता है। रॉक्सी चिल्लाती है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और बाकी सबको कहता है, क्यों खड़े हो, दरवाजा ब्लॉक करो। सब लोग डर से फर्नीचर और डिब्बे लगाकर दरवाजा बंद करने लगते हैं। बाहर रॉक्सी दरवाजा पीटती है और चिल्लाती है, मैं क्लास रेप हूँ, तुम ये नहीं कर सकते। आखिर बारिश रुक जाती है। अब सबको एहसास होता है कि रॉक्सी की आवाज गायब हो गई है।
सबकी नजर यी पर जाती है। उन्हें याद आता है कि ये पहले कितना शांत और अच्छा लड़का था और अब अचानक इतना बदल कैसे गया। युबाई चारों तरफ देखता है, लड़कियां रो रही थीं और कांप रही थीं। वो पूछता है, तुम सब मुझसे डर क्यों रहे हो? बाकी सब डरते डरते मना कर देते हैं। तभी पहले वाला ब्लॉन्ड लड़का उसका शुक्रिया करता है, कहता है, रॉक्सी की वजह से मैं मर जाता। अब सब यी का साथ देने लगते हैं। यी मुस्कुराकर कहता है, इतने बहादुर हो तो चलो दरवाजा खोलो, मैं बाहर जाकर कुछ चेक करना चाहता हूँ। सब पूछते हैं, क्यों? वो कहता है, मुझे उसे लात मारने का अफसोस है, देखना चाहता हूँ वो ठीक है या नहीं। सब मना करते हैं, लेकिन ये उन्हें डांट देता है, हटो। डरे सहमे लोग दरवाजा खोलते हैं। वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, देखता है कि रॉक्सी और जंग हंग दोनों गायब हैं। सूरज निकल आया है और जॉम्बीज भी गायब हो चुके हैं। अचानक उसके साथी दरवाजा बंद कर देते हैं और अंदर से चिल्लाते हैं, हम किसी पागल कातिल को अंदर नहीं आने देंगे। ये पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शांत होकर मैदान पार करता जाता है। तभी एक ब्लॉन्ड लड़का हैरान होकर देखता है, उसके सामने एक फीमेल ज़ॉम्बी खड़ी है और ये सीधा उसकी तरफ जा रहा है। ज़ॉम्बी उसे देखती है, लेकिन ये कामली उसकी तरफ बढ़ता है। वो मुस्कुराता है और टूल पकड़ लेता है। अगले ही पल वो उस ज़ॉम्बी पर टूट पड़ता है। सब हैरान होते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। ज़ॉम्बी कुछ समझ भी नहीं पाती और ये उसका सिर फोड़ देता है। सब अंदर वाले अब पक्का मान लेते हैं कि वो पागल हो गया है। ये थका हुआ होता है, लेकिन ज़ॉम्बी के शरीर से एक पर्ल निकाल लेता है और मुस्कुराकर कहता है, ये एनर्जी स्टोन है, एपोकैलिप्स की जड़ और सबसे जरूरी मटेरियल। अचानक उसके पीछे से एक बूढ़ा ज़ॉम्बी आता है। ये फिर टूल उठाता है और उस पर हमला करके खत्म कर देता है। अंदर बैठे लोग डर से कांपते रहते हैं। कोई कहता है कि पहले वो कितना कावर्ड था, अब इतना बदला हुआ कैसे। कुछ कहते हैं उसे वापस अंदर बुलाना चाहिए क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और मदद कर सकता है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि नहीं, वो पागल है और सबको मार देगा। तभी खिड़की टूटती है। ये अंदर वालों से कहता है, अब भी अंदर बैठे हो, बाहर आओ, ज़ॉम्बीज़ मारना बहुत मज़ेदार है। सब काँप रहे होते हैं। तभी वो लोग उसे चेतावनी देते हैं कि पीछे से ज़ॉम्बी आ रहा है। ये बस एक लात मारता है और फिर टूल से उसका सिर तोड़ देता है। बाकी सब डर से देखते रह जाते हैं। ये अपना चेहरा पोंछता है और कहता है, मुझे नहीं पता ये लिक्विड मुझे इन्फेक्ट करेगा या नहीं, लेकिन मैं तुम सबके साथ ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। वो चल देता है, कहता है, आशा करता हूँ तुम सब सर्वाइव करोगे। उसके दोस्त सोचते रह जाते हैं कि क्या वो सच में चला जाएगा, और वो सबको वहीं छोड़कर अकेला कैंपस पार करता हुआ निकल जाता है। वो सोचता है यही अपोकलिप्स की शुरुआत है। पहले ही दिन 50% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो गई थी। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी कोलैप्स हो गए थे। क्रीचर्स बढ़ते गए और इंसान का डर भी। प्रोफेसर जानहान ने इसे डार्क इरा नाम दिया था। पिछली जिंदगी में उसे उस दिन सरवाइव करने के लिए अपना हाथ खुद काटना पड़ा था। 15 साल तक भूख, डर और यातना झेली। तब जाकर वो एक आदमी से मिला जिसे मैकेनिक कहा जाता था, जिसने उसे पास में वापस भेजा। अब वो कामली सड़कों पर चलता है। लोग छिपकर उसे देखते हैं और सोचते हैं कि ये मरने से डरता क्यों नहीं। कुछ कहते हैं इसे बुला लो, लेकिन फिर मना कर देते हैं। कहते हैं अकेला चल रहा है तो डेंजरस होगा। युबाई सबको इग्नोर करता है और पार्क के पास पहुंचता है। ज़ॉम्बीज खड़े थे, लेकिन जैसे ही वो पीठ मोड़ता है सब उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। ब्लॉन्ड लड़का चिल्लाता है, ये मर जाएगा। बूढ़ा आदमी कहता है, इस दुनिया में खाना ढूंढने बाहर जाना पागलपन है। लेकिन ये बस मुस्कुराता है, टूल उठाता है और पहले ज़ॉम्बी का सिर तोड़ देता है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। लोग सोचते हैं कि इसमें इतना करेज कहाँ से आया, लेकिन उसी वक्त एक लड़की पर्दे के पीछे से उसे देखती है और बुदबुदाती है, कभी ना कभी मैं इस कमीने को मारूंगी। वाह, ये क्या सीन है। हमारा हीरो ज़ॉम्बीज मार रहा है और कोई लड़की उससे नफरत कर रही है। 3 ज़ॉम्बीज खत्म करने के बाद ये थक जाता है। तभी उसे पक्षियों की आवाज सुनाई देती है और 3 और ज़ॉम्बीज उसके सामने आ जाते हैं। उसे जल्दी समझ आता है कि वो अकेले इन सबको संभाल नहीं पाएगा। ज़ॉम्बी उसकी तरफ रेंगते हुए आए और वो भाग गया। उसे पता था कि पिछली आवाज ने उस जगह पर एक हॉर्ड को खींच लिया था। दूसरे घर के अंदर से एक स्पंक देख रहा था, कह रहा था कि वो लड़का सीधा उनकी तरफ भाग रहा है। तभी यी ने अपने पास एक कन्वीनियंस स्टोर देखा। उसने दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू किया, अंदर जाने देने के लिए बोला। उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा कि उसे हेल्प चाहिए क्योंकि उसका पीछा एक हॉर्ड ऑफ ज़ॉम्बीज कर रहा है। दूसरी तरफ से एक बूढ़ा आदमी बोला कि ये रिडिकुलस है और कोई भी ऐसे लड़के के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन अचानक गेट ऊपर उठना शुरू हो गया। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी कॉर्नर से घूमकर आया। वो उस पर कूदा और यी ने उसके सिर पर फिर से वार किया, लेकिन एक बूढ़ी औरत एवेन्यू से आ रही थी और उसने टूल से उसके चेहरे पर भी मार दिया। उसने गेट के नीचे डाइव किया और रोल करता हुआ अंदर चला गया। ज़ॉम्बीज़ दरवाजे पर पाउंडिंग करने लगे, लेकिन आखिरकार वो थोड़ी देर के लिए सेफ था। और भाई, उसे वहां एक लोडेड बेस मिला। कंप्यूटर डेस्क के पीछे से एक छोटी लड़की उसे देख रही थी। उसी वक्त नाइट क्लब के अंदर स्पंक देख रहा था और कह रहा था कि लगता है वो लड़का सबको मार रहा है।
मोहॉक वाला आदमी मुड़कर ब्रदर सेंटीपीड से बोला कि एक स्टूडेंट ने अकेले ही 6 ज़ॉम्बीज मार दिए। अपोकलिप्स का सबसे कम क्लीशे आदमी, हमेशा की तरह औरतों से घिरा हुआ, हंस पड़ा और बोला, लगता है ज़ॉम्बीज उतने स्ट्रांग नहीं है जितना मैंने सोचा था। अगर एक स्टूडेंट मैनेज कर सकता है तो हमारे लिए तो मुश्किल नहीं होगा। कन्वीनियंस स्टोर में यूबाई मुस्कुरा रहा था। उसने काउंटर की तरफ देखा और कहा कि जो भी पर्सन वहां है वो बाहर आए क्योंकि उसने पहले ही उसे देख लिया है। साथ ही उसे की दे दे ताकि वो दरवाजा लॉक कर सके। लेकिन दूसरी तरफ वाला चुप रहा। उसने एक लंबी सांस ली और कराहते हुए बोला कि उसका घाव बहुत दर्द कर रहा है और वो मरने वाला है। अचानक लड़की काउंटर के पीछे से बाहर आई। वो उसके सामने खड़ी हुई और उसे कुछ मेडिसिन फेंक दी। लेकिन भाई, वो कितना क्रूअल था। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। हे भगवान, इसे रोमांस मत बनाना, ये किसी की बेटी जैसी लग रही थी। यी ने उससे कंट्रोल मांगा, उसे भरोसा दिलाया कि वो कुछ नहीं करेगा। लड़की ने पूछा, कौन सा कंट्रोल? लेकिन क्लियरली वो उसके हाथ में था। उसने झपटकर उसे छीन लिया। फौरन ही लड़की पैनिक में भाग गई। वो फिर से काउंटर के पीछे गई और उसे देखते रही। भाई, उसने शेल्फ्स में से एक पर लात मारी जिससे लड़की डर गई। उसने कहा कि वो इडियट है जो उस पर विश्वास कर बैठी जब उसने कहा कि वो घायल है। कुछ वक्त बीता और बारिश शुरू हो गई। हमारा लड़का बेड पर लेटा था, थका हुआ। वही छोटी लड़की उसके एम्प्यूटेटेड आर्म की देखभाल कर रही थी। स्पष्ट था कि ये भी बहुत दर्द में था। कुछ देर बाद उसने कहा कि काम पूरा हो गया और हमारे लड़के ने उसे थैंक यू कहा। उसने फर्स्ट एड किट खोली और कहा कि बाहर बहुत डेंजरस है और उसके पिता ने उसे यही रहने को कहा है। वो यहाँ आराम कर सकता है और बाद में वो उसे खाना लाकर देगी। ये कहकर वो बाहर चली गई और उसने सोचा कि लड़की बहुत काइंड है। वो ही एक इंसान थी जिसने दरवाजा खोला था, वरना बाहर ज़ॉम्बीज़ उसे खा गए होते। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सुना कि लड़की पूछ रही थी, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तुरंत जाग गया। कुछ लोग स्टोर के सामने खड़े थे और सेंटीपीड उसे धन्यवाद कह रहा था कि उसने उसके दोस्तों के लिए दरवाजा खोला। डरी हुई लड़की ने पूछा कि क्या उन्हें सिर्फ खाना चाहिए क्योंकि वो भूखे हैं। उसने कहा हाँ, और अब उस जगह का सारा खाना उसका है। लड़की ने कहा कि उसके पिता जल्द ही वापस आएंगे। लेकिन आदमी ने कहा कि उसके पिता पहले ही ज़ॉम्बीज़ के लिए बेट बन चुके हैं और अब कोई नहीं है तो वो गेम खेल सकते हैं। मैं कॉर्नर में खड़ा सुन रहा था जब उन्होंने उस लड़की की जान ले ली। खाना चुराने के बाद उन्होंने उसका शरीर फेंक दिया और उसे इडियट कहा। लेकिन अब प्रेजेंट में ये जानता था कि इस बार उसे बचाना होगा। सबसे पहले उसे ये समझाना था कि ये एपोकलिप्टिक वर्ल्ड कितना क्रूअल है, चाहे इसके लिए उसे खुद बैड पर्सन क्यों न बनना पड़े। फिर लड़की ने दरवाजा नॉक किया और यी ने चिल्लाकर पूछा कि क्यों परेशान कर रही है। उसने माफी मांगी और कहा कि उसने उसके कपड़े धो दिए थे क्योंकि वो गंदे थे। यी और गुस्से में आ गया उसकी काइंडनेस देखकर। उसने कहा कि वो कपड़े फेंक दे और यहाँ से निकल जाए। थोड़ी शर्मिंदा होकर लड़की बोली, ठीक है। यी ने खुद से कहा कि इतनी वीक पर्सनालिटी वाली लड़की इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन एक हॉट शावर लेना अमेजिंग था क्योंकि फ्यूचर में तो सारा पानी कंटेमिनेटेड होने वाला था। उसने नहाना खत्म किया और खुश था कि कन्वीनियंस स्टोर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अब उसका गोल था इक्विपमेंट और वेपन्स हासिल करना। मिरर में देखकर उसने कहा कि जवान होना अमेजिंग है। न पीठ का दर्द, न टांगों में जलन। जवान होना सच में इनक्रेडिबल था। बस डाउनसाइड ये था कि एबीएस गायब थे। बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि लड़की ने उसके लिए सूट छोड़ा था। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि वो ऐसे कपड़े पहनकर ज़ॉम्बीज से कैसे लड़ेगा। सीन फिर नाइट क्लब में शिफ्ट हुआ। सेंटीपीड सबको बोला कि कन्वीनियंस स्टोर में फूड और लिकर है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। प्लान ये था कि बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज को मारें और सब कुछ चुरा लें। और हाँ, वहाँ एक क्यूट लड़की भी है तो सब खत्म करना इजी होगा। उसने अपने भाइयों से कहा कि जाओ और ज़ॉम्बीज को मारो ताकि रॉबरी शुरू कर सकें। इधर ज़ॉम्बीज कन्वीनियंस स्टोर के सामने दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्रीचर्स लगातार कन्वीनियंस स्टोर के सामने दरवाजे पर जोर जोर से मार रहे थे। तभी इबी आया और उस लड़की का ध्यान खींचकर बोला, इतनी स्टूपिड मत बनो, मुझे एक सवाल करना है। उसने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? तुम्हारे परिवार का क्या हुआ? लड़की ने बताया, मेरे पापा सामान लेने गए थे लेकिन अब तक लौटकर नहीं आए। ये सुनते ही ईबी ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका और बोला, तुम्हें अकल नहीं है क्या? ऐसे किसी को अकेले जाने देती हो? अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना चाहता तो तुम अपनी रक्षा कैसे करती? डरी हुई लड़की बोली, उसने कहा था कि वो चोटिल है और खून से लथपथ है। मुझे डर था कि अगर मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया तो वो बाहर मर जाएगा। लेकिन फिर से ईबी चिल्लाया, क्या तुमने देखा नहीं कि मेरे पीछे कितने क्रीचर्स भाग रहे थे? तुम्हारे जैसी सोच रखने वाली लड़की तो बस बोझ है। आसान है तुम्हें यही मार दूं और अपनी परेशानी कम कर लूं, लेकिन अकेले रहना बोरिंग होगा। अब से तुमको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानी तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा।
क्लब से निकला हुआ पूरा ग्रुप अब जॉम्बीज की ओर बढ़ रहा था, या कहो कि जॉम्बीज ही उनकी तरफ बढ़ रहे थे। शुरुआत में वो लोग हिम्मत दिखाकर बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि पहला आदमी जिंदा ही नोच नोच कर खा लिया गया, सब डर से हिचकिचाने लगे। वो सोचने लगे, क्या ये क्रीचर्स वैसे ही हैं जैसे उस स्टूडेंट ने मारे थे, या ये अलग हैं? लेकिन सेंटीपीडे ने सब पर चिल्लाकर कहा, सीधे हमला करो, वरना मैं खुद तुम सबको यहीं मार डालूंगा। उसी वक्त उनमें से एक डर के मारे भाग निकला। वो चिल्लाया, जॉम्बीज के हाथों मरना ज्यादा डरावना है। सेंटीपीडे ने उसे बालों से पकड़कर घसीटा और सीधे जॉम्बीज की तरफ फेंक दिया। हंसते हुए बोला, लो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। बेचारा आदमी चिल्ला उठा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन तब तक जॉम्बीज उसे नोच नोच कर खा रहे थे। बाकी लोग बचे हुए क्रीचर्स से लड़ने में लगे रहे। समस्या ये थी कि सेंटीपीडे ने जल्दी ही समझ लिया कि यहाँ बहुत ज्यादा जॉम्बीज हैं, उन्हें भागना ही पड़ेगा। शहर की शांति अब उस हॉर्ड की वजह से पूरी तरह से टूट चुकी थी। इधर कन्वीनियंस स्टोर के अंदर माहौल शांत हो चुका था। छोटी सी लड़की सीढ़ियां चढ़कर आई और अपने हाथों से रामेन लेकर आई। उसने लड़के को दिया और कहा, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। उसने गर्म पानी भी लाकर दिया जो उसने मांगा था, लेकिन उसने उसे सख्ती से कहा, बस अब यहाँ से बाहर जाओ, जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं इस कमरे में मत आना। लड़की ने चुपचाप दरवाजा बंद किया। लड़का रामेन बनाने लगा और तुरंत खाने बैठ गया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। जैसे ही उसने चखा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। लेकिन तभी उसके हाथ में गर्म पानी की बोतल आई। वो धीरे धीरे सेंटीपीडे की तरफ बढ़ा। सेंटीपीडे ने गुस्से में पूछा, क्या कर रहे हो तुम? हमारा लड़का बोला, कुछ नहीं, बस बोतल का ढक्कन खोला और सीधे उसके हाथ पर गर्म पानी उड़ेल दिया। उसका हाथ तुरंत लाल होकर जलने लगा, छाले पड़ गए और सेंटीपीडे दर्द से तड़पने लगा। लेकिन फिर भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर छोड़ देता तो नीचे जॉम्बीज में गिरकर मारा जाता। यी ने ताना मारा, मूर्ख, दूसरों को मारने की धमकी देकर मदद मांगते हो? तभी किसी ने उसकी आस्तीन खींची। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही छोटी लड़की थी। लड़की बोली, उसे चोट मत पहुंचाओ, बेहतर है कि उसे अंदर आने दो, उसे तकलीफ मत दो। ये सुनकर यी और सेंटीपीडे दोनों हैरान रह गए। यी ने तुरंत लड़की पर चिल्लाया, मैंने कहा था कमरे में मत आना, बाहर निकलो। लेकिन लड़की ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, मेरे पापा ने कहा था कि दूसरों को चोट मत पहुंचाना। यी कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये आदमी अंदर आकर तुम्हें मार देगा? सेंटीपीडे ने तुरंत बोला, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं तो बस भूख से मजबूर हूँ, बाहर हर तरफ जॉम्बीज हैं, मैं कहीं नहीं जा सकता। ये गुस्से में था। उसकी योजना थी कि सेंटीपीडे को लात मारकर बाहर फेंक दे और जॉम्बीज उसे खा जाएं। लेकिन लड़की ने सब गड़बड़ कर दी। ई ने मेज पर रखा बॉक्स कट्टर देखा और मन ही मन फैसला किया। सेंटीपीडे ने लड़की का शुक्रिया अदा किया और बोला, अब जब मैं अंदर आ गया हूँ तो ये मेरी जगह है, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मरना पड़ेगा। अब लड़की को अपनी गलती समझ आई। बाहर आसमान काला हो चुका था, चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ की भीड़ थी। इसी बीच क्लब से बचे हुए लोग भी वहां आ गए। एक गंजा आदमी और एक लड़का दरवाजा रोक रहे थे। गंजे ने गुस्से में कहा, सब सेंटीपीडे की वजह से हुआ, उसी कमीने ने हमें बर्बाद किया। लड़कियां चीख रही थीं, हर कोई घबराया हुआ था। लकड़ी का दरवाजा भी अब टूटने वाला था। गंजे आदमी ने चिल्लाकर कहा, आओ सब दरवाजा रोकने में मदद करो। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, काश मैं इन लड़कियों का और मजा ले पाता। अब तो एक ही रास्ता है, भाग जाओ और इन्हें मरने दो। इधर कन्वीनियंस स्टोर में सेंटीपीडे ने लड़की की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन बेवकूफ हो। अगर तुम सोचती हो कि मैं किसी को नहीं मारूंगा तो गलत हो। अब जब मैं अंदर हूं तुम्हारे पास बस एक रास्ता है, मेरी गुलाम बनो। फिर उसने यी की तरफ देखा और बोला, लेकिन पहले मुझे उसका हिसाब लेना है जिसने मेरे हाथ पर गर्म पानी डाला। ये चुपचाप खड़ा रहा, उसके हाथ में बॉक्स कटर था। लड़की फिर बीच में आ गई। उसने कहा, ये स्टोर मेरा है, नीचे चॉकलेट है, स्नैक्स हैं और इतना खाना है कि सब साथ रह सकते हैं, शांति से और खुश रह सकते हैं। यी और सेंटीपीडे दोनों एक पल के लिए चुप रहे। लड़की मुस्कुराई और बोली, हम सब मिलकर रह सकते हैं। ये सुनकर सेंटीपीडे भड़क गया। वो उस पर झपटा और चिल्लाया, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। लेकिन उसी वक्त यी ने बॉक्स कटर से उसके हाथ पर वार कर दिया। सेंटीपीडे दर्द से चीख उठा। यी ने बॉक्स कटर को पलटकर उल्टे पकड़ में घुमा लिया और फिर से हमला किया। लेकिन सेंटीपीडे ने उसका वार रोक लिया। यी उसका गला काटना चाहता था, लेकिन सेंटीपीडे का शरीर बहुत बड़ा था। उसने यी के पेट में जोरदार लात मारी। यी दूर जाकर गिर पड़ा और लड़की भी उसके साथ जमीन पर गिरी। उसके माथे से खून बह रहा था। सेंटीपीडे धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया है। यी दर्द से कराह उठा, सिर्फ एक लात से मेरी पसलियां टूट गईं। सेंटीपीडे उसके पैर पर पैर रखकर कुचलने लगा।
यी दर्द से चिल्ला उठा। सेंटीपीड जानना चाहता था कि यी ने पहले जॉम्बी को इतनी इजीली कैसे मार दिया। यी ने कहा कि वो नहीं बताएगा और उस आदमी ने जवाब दिया कि वो खुद मौत मांग रहा है। उसने उस पर पैर पटकना शुरू किया और कहा कि आखिर में वो अपना माइंड बदल ही देगा। छोटी लड़की बस देख रही थी। ये इस मौके का इस्तेमाल उसे एक लेसन देने के लिए कर रहा था, लेकिन इसकी कीमत पहले ही बहुत भारी हो चुकी थी। उसने फिर उस आदमी से कहा कि रुक जाओ, वो बता देगा। सेंटीपीड ने कहा जल्दी एक्सप्लेन करो और वादा किया कि वो कम से कम दर्द देगा, लेकिन येबी ने उसके चेहरे पर खून थूक दिया। इससे आदमी और खुश हो गया। उसने यी को दीवार पर फेंका और पेट में लात मारी। सेंटीपीड ने पूछा कि क्या उसे लगता है ये मजेदार है और फिर से उस पर पैर पटकने लगा। उसने यी से कहा कि मर जा और उसके जबड़े पर मारा। मेरा ख्याल है यी का लेसन सिखाने का तरीका थोड़ा ज्यादा हो रहा था, लेकिन तभी बदलाव आया। छोटी लड़की ने उसके गले पर चोट कर दी। सेंटीपीड पलटा और पूछा कि वो क्या कर रही थी। उसने उसे जोर से जमीन पर फेंका और बॉक्स कटर उठा लिया। गुस्से में चिल्लाया कि अब दोनों मरेंगे, लेकिन टाइम खत्म हो गया था। यी ने डंडे से उसकी गर्दन के पीछे वार किया। सेंटीपीड बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ये थक चुका था और मुश्किल से खड़ा था। डरी हुई लड़की ने पूछा कि क्या वो मर गया। स्ट्रॉबेरी जूस का तालाब देखकर उसने सोचा कि क्या उसने सच में किसी को मार दिया। यी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि ठीक है, क्योंकि उसने जरूरी काम किया। वैसे भी वो आदमी एक बुरा इंसान था। लड़की ने उलझकर पूछा कि उसने ऐसा एक्ट क्यों किया जब वो तो सिर्फ हेल्प करना चाह रही थी। लेकिन यी ने बताया कि वो आदमी मरा नहीं है। लड़की थोड़ी एक्साइटेड हुई और बोली अगर ऐसा है तो उसे बचाना चाहिए, लेकिन यी ने उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा कि उसने इतना बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा। यी ने बड़बड़ाया कि ये लड़की सच में उसे पागल कर देती है। ऊपर से उस आदमी ने उसका पूरा रूम भी गंदा कर दिया था। उसने सेंटीपीड की टांग पकड़कर उसे खींचा और खिड़की तक ले गया। फिर एक जोरदार किक से उसे जॉम्बिस के बीच फेंक दिया। आदमी कचरे की तरह नीचे गिरा और जॉम्बिस के लिए दावत बन गया। तभी सेंटीपीड ने आंखें खोली और समझा कि वो खाने का शिकार बन चुका है। यी ने बाहर से कहा कि सेंटीपीड लकी है कि उसने उसके हाथ पैर नहीं काटे पहले। तभी उसे पास से आवाज आई। सामने वाले घर में एक लड़का लटका हुआ था और जॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का डर से कांप रहा था और चिल्ला रहा था कि उसे अकेला छोड़ दो। तभी यी ने आवाज लगाई कि क्या वहां कोई और जिंदा है। लड़के ने कहा कि वो आखिरी बचा है। सबने दरवाजा पकड़ा हुआ था, लेकिन एक ने छोड़ दिया और जॉम्बीज अंदर घुसकर सबको खा गए। कांपती आवाज में उसने यी से मदद मांगी ताकि कन्वीनियंस स्टोर में रह सके, लेकिन यी ने साफ कहा कि ऐसा नहीं होगा और अगर वो जल्दी नहीं निकला तो नीचे पड़े आदमी जैसा बन जाएगा। लड़के ने नीचे देखा जहां सेंटीपीड खाया जा रहा था और घृणा से सिर घुमाया। फिर हिम्मत जुटाकर अगली लेज पर कूद गया। लड़का पार्कर केन था और रेलिंग पर बैलेंस बनाकर दौड़ गया। ये बस देख रहा था और निराश था कि वो डैम जॉम्बीज नाइट क्लब वालों को मार नहीं पाए। टाइम बीत गया, लेकिन जॉम्बीज अब भी बाहर खड़े थे। विंडो टूटी हुई थी और यी ने बेडरूम डोर खोला। बाहर लड़की अब भी इंतजार कर रही थी। उसने उससे पूछा कि वो अब भी यहाँ क्या कर रही है। क्या उसने नहीं कहा था कि जाकर नहा ले। लेकिन लड़की ने रूम के अंदर देखा जहां बॉडी खींचकर ले जाई जा चुकी थी। यी ने कहा ज्यादा मत देखो, लेकिन आदमी पहले ही फर्स्ट फ्लोर पर जा चुका था। लड़की ने पूछा कि क्या वो भाग गया। यी ने कहा जिस तरह उसने उसे बाहर फेंका था सिर्फ भगवान ही उसे बचा सकता है। लड़की थोड़ी उदास हुई और पूछा कि उसने उसे मारना क्यों जरूरी समझा। भले ही वो बुरा इंसान था, उसे बदलने का मौका तो था। लेकिन यी ने दरवाजा उसके सामने जोर से बंद कर दिया और पूछा कि क्या वो इतनी बेवकूफ है कि उसने अब तक कुछ नहीं सीखा। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, वो आदमी उसे मारने की ही कोशिश करता, क्योंकि यही अपोकलिप्स है। लड़की ने शब्द दोहराया और कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है। ये वहां से चला गया और बोला यहाँ समय बर्बाद करना बेवकूफी है। वो दूसरा शावर लेने जा रहा है। लेकिन लड़की उठी और बोली कि वो उससे बात करना चाहती है। वो लड़खड़ा कर गिरी और बेहोश सी हो गई। सौभाग्य से यी ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे कमरे में ले जाकर बेड पर रखा और सोचा कि शायद उसे ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन कोई वुंड नहीं दिखा। शायद ये फीवर था। यी को याद आया कि उस कमरे में दवाई होनी चाहिए। अब उसे समझ आया कि लड़की पहली बार से ही इतनी कमजोर क्यों लग रही थी। उसे बॉक्स मिला और खोला तो मेडिसिन के ऊपर एक पिंक नोटबुक रखी थी। उसने पलटना शुरू किया और समझा कि ये ब्लड डोनर्स की लिस्ट है। लड़की की हालत देखकर और नोटबुक पढ़कर उसे समझ आया कि ये मेडिकल नोटबुक है। लड़की का नाम यूयूएर था और वो 14 साल की थी। उसे ल्यूकीमिया था। यी ने उसकी शर्ट उठाई और समझा कि उसके बॉडी पर इतने बैंडेड्स क्यों लगे थे। शायद डोनेशन लेने की वजह से। वो हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन ये दुनिया अब ऐसी नहीं रही। यी ने अपनी पॉकेट में अपोकलिप्स एसेंसेस देखे। उसे नहीं पता था कि वो इस बीमारी के लिए काम करेंगे या नहीं। बाहर क्रीचर्स से भरा था, लेकिन रात शांत रही और धीरे धीरे सूरज निकल आया।
ज़ॉम्बीज़ खड़े रहे लेकिन किसी वजह से सूरज ने उनका ध्यान खींचा। कुछ देर बाद यी जागा। वो टेबल पर सो गया था और ठंड से कांप रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़ा तो देखा यू यूए डोर के पीछे खड़ी है। उसे अजीब लगा कि वो इतनी जल्दी उठ गई और पूछा कि क्या अब वो ठीक महसूस कर रही है। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। यी ने उससे कहा, जाओ कॉफी प्रिपेयर करो। जैसे ही वो जाने लगी, यी ने उसे रोका और कहा कि टूल्स और खाना इकट्ठा करो क्योंकि वो उसके फादर को ढूंढने बाहर जा रहे हैं। यूएल उलझी और पूछा कि क्या सच में वो ऐसा करने वाले हैं। यी ने कहा हाँ, क्योंकि उसने बताया था कि उसका पिता सप्लाईज लेने बाहर गया है तो उसे बाहर नहीं छोड़ सकते। लड़की ने शिकायत की कि उसके पिता ने उसे कहा था कि अच्छी लड़की बनकर स्टोर में रहना और उसे ढूंढने मत जाना। यी ने पूछा कि उसका पिता कब से गया हुआ है। लड़की ने सिर झुकाकर कहा कम से कम 3 दिन हो गए। यी ने पूछा कि यूजुअली कितना टाइम लगता है। लड़की ने कहा आधा दिन। यी ने कहा तो जरा दिमाग लगाओ कि वो अब तक क्यों नहीं लौटा। लेकिन लड़की चिल्लाई और बोली कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि 3 दिन पहले उसके पिता ने चिल्लाकर कहा था कि वो वापस आ रहा है। यी ने ठंडे मन से पूछा कि क्या उसे पिछले 3 दिनों में कोई और मैसेज मिला। शायद उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया या ट्रैप में फंस गया और रेस्क्यू का इंतजार कर रहा हो। क्या उन्हें जाकर उसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन लड़की ने फिर सिर झुका लिया और कहा उसके पिता ने उसे कहा था चाहे कुछ भी हो स्टोर से बाहर मत जाना। यी गुस्से से उठा और कहा कि वो बेवकूफ है। उसने पूछा कि क्यों वो अपने पिता को हेल्प करने नहीं चाहती जबकि वो मुश्किल में हो सकता है। क्यों वो पहले उस क्रिमिनल को बचाने इतनी ईगर थी लेकिन अपने पिता को बचाने बाहर नहीं जाना चाहती। उसने लड़की से कहा कि समझ ले कि वो उसकी राय नहीं पूछ रहा। वो उसे वहीं खत्म कर सकता था और अकेले जा सकता था, लेकिन क्योंकि उसने उसे बचाया था वो पहले उसके पिता को ढूंढ कर लाएगा। उसने उसे आदेश दिया कि रोना बंद करे और अपनी चीजें इकट्ठा करे क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं। बेचारी लड़की पैनिक में भागी और सीढ़ियों से गिरने जैसी हालत हो गई। ये इन बातों से बहुत थक चुका था। बाहर समुंदर तबाह हो चुका था और ज़ॉम्बी अभी भी आसमान को देख रहे थे। तभी अचानक उन्हें पीछे से आवाज आई। एक जीप सड़क पर आ रही थी। अरे यार, ये पागल ज़ॉम्बी सोच रहे थे कि वो उसे अपने हाथों से रोक लेंगे। हाँ सही, उसने छाती से पकड़कर सबको साइड में उड़ा दिया। सब बेहोश हो गए। उधर कन्वीनियंस स्टोर में हमारा हीरो खाना इकट्ठा कर रहा था और निकलने की तैयारी कर रहा था। उसने पीछे देखा और लड़की से पूछा कि वो क्यों छुप रही है और क्या उसने सब पैक कर लिया है। वो उदास सी लग रही थी, क्यूट भी लेकिन दुखी भी। लड़के ने पूछा कि उसने ऐसा कपड़ा क्यों पहना है, हम पार्टी में थोड़े ही जा रहे हैं। लेकिन उसने तुरंत बात बदल दी और पूछा कि उसने जो इंस्टेंट नूडल्स मांगे थे वो कहाँ हैं। लड़की ने दे दिए और उसने खाना शुरू कर दिया। जब वो स्टोर में इधर उधर देख रही थी, हीरो सोच रहा था कि दरवाजा खोलने के बाद क्या करना है। कम से कम उसे ढेर सारे जंबी मारने होंगे और एक सही गाड़ी ढूंढनी होगी। फिर उसे ये भी पक्का करना होगा कि लड़की गाड़ी में बिना कोई बेवकूफ़ी किए बैठ जाए, जो काफ़ी मुश्किल होगा। उसने देखा कि लड़की स्पाइसी स्टिक खा रही थी और उससे एक मांगा। लड़की बार बार डांट खाने से दुखी थी। तभी जब वो स्नैक दे ही रही थी, कोई स्टोर की तरफ आ रहा था। अगले ही पल सब कुछ बिखर गया, जगह गड़बड़ हो गई और ये ने पूछा क्या ये भूकंप था, लेकिन दरअसल एक कार स्टोर में घुस गई थी। हीरो चौंक गया, सोचने लगा कि कुछ अंदर क्यों घुस आया। कार खड़ी थी और अचानक दरवाजा खुला। एक मिलिट्री गियर वाला आदमी उतरा और हंसने लगा। गंजा। मोटा आदमी बोला कि उसे किस्मत से कन्वीनियंस स्टोर मिल गया। उसने एक जंबी को लात मारी और कुचल दिया, बोलते हुए कि अच्छा जंबी वही है जो मर चुका हो। वो स्टोर की तरफ बढ़ा और बोला अब पेट भरने का टाइम है। जैसे ही वो अंदर आया और स्नैक्स देखे, उसकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत झुक गया, होंठ चाटते हुए बोला कि उसे उसका पसंदीदा मिल गया। सिटी सेंटर खाली था, इसलिए वो इस सुनसान जगह आया और किस्मत से उसे ये मिल गया। लेकिन तभी बॉक्स कटर सामने आया। यी ने उसे चेतावनी दी कि जो पकड़ा है नीचे रख दे और हिले नहीं। पिछला कीड़ा जो अंदर आया था वो पहले ही निपट चुका है और दूसरे के साथ भी झिझकेगा नहीं। तभी मोटे आदमी ने स्नैक्स उसके चेहरे पर फेंके और यी ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। उसने सामान उठाया और भाग गया। वो कार में जाकर बैठा और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन तभी यूबी खिड़की पर आ गया और उसे आसानी से भागने नहीं देने वाला था। उसने उसे गंदा सुअर बोला और कहा कि मर जा। जैसे ही बॉक्स कटर चलने वाला था, आदमी माफी मांगने लगा और बोला कि वो सरेंडर करता है। लेकिन तभी यूयू ने कहा कि इंसानों को मारना बंद करो। वो अजीब तरह से बोली और देखा कि दोनों उसे घूर रहे थे। उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि वो मरे, क्योंकि उसने स्टोर को नुकसान पहुंचाया है तो किसी को उसका दाम देना पड़ेगा। हीरो ने मोटे आदमी की तरफ घूरते हुए कहा कि सही बोली। उसने कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। उसने तुरंत यूयू से कहा कि बैग लाओ और गाड़ी में डालो क्योंकि हमें निकलना है। यूयू ने मान लिया, लेकिन तभी उसने कुछ नोटिस किया। मोटे आदमी ने माफी मांगी और कहा कि उसने सिर्फ दरवाजा इसलिए तोड़ा क्योंकि वो भूखा था और उसे पता नहीं था कि अंदर कोई है।
तभी यूयू बैग लेकर बाहर निकली और डर गई। क्रैश की वजह से ढेर सारे ज़ॉम्बी पास आ रहे थे। मोटा आदमी डर गया, सोचने लगा कि इतने सारे क्यों आ गए जबकि उसने तो कुछ मार दिए थे। यूयू तुरंत कार में कूद गई। उसने दरवाजा बंद किया और मोटे आदमी ने कहा कि बेल्ट बांध लो। उसने तुरंत गाड़ी तेज कर दी क्योंकि कई ज़ॉम्बी कार पर चिपक गए थे। उसने सीट पकड़ ली और ट्रक सबको कुचलता हुआ भागा। मोटा आदमी मजे ले रहा था। वो ऐसे चला रहा था जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में हो। हीरो ने उसे बोला कि सही से गाड़ी चला वरना गर्दन काट दूंगा। मोटे आदमी ने समझाने की कोशिश की कि पहले ज़ॉम्बी को हटाना जरूरी है वरना निकल नहीं पाएंगे। तभी हमारे लड़के ने यूयू से पूछा कि उसके पापा सामान लेने किस जगह गए थे। उसने कहा कि आखिरी कॉल में वो फुओंग सुपरमार्केट जा रहे थे। मोटा आदमी बोला कि वो जगह बहुत क्रेजी है क्योंकि हमेशा भीड़ रहती है और अब तो ज़ॉम्बी से भरी होगी। लेकिन यूबी ने उसे डांटते हुए कहा कि रोना बंद कर और बस गाड़ी चला वरना तू वहीं मरेगा। वो किसी तरह हॉर्ड से निकल गए और मोटे आदमी ने कहा कि अगर बोरियत हो तो म्यूजिक चला सकते हैं, कम से कम रास्ते में थोड़ा चैन मिल जाएगा। एक जॉम्बी जमीन पर पड़ा था जिसके हाथ में टहनी थी। उसने उसकी बाहों को छुआ। जैसे ही कार पास आई मोटे आदमी ने बिना दया दिखाए उसे कुचल दिया। वो म्यूजिक के साथ गाने गा रहा था और कैंडी खा रहा था, सबको कुचलता जा रहा था। साफ दिख रहा था कि ये बदमाश पूरा मजा ले रहा है। युबाई ने उसे कहा कि थोड़ा शांत रहो क्योंकि उसे आराम करना है। लेकिन मोटे आदमी ने कहा कि चिंता मत करो, ये कार बहुत मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं। युबाई ने बॉक्स कट्टर उठाया और पूछा कि क्या वो उसकी बात नहीं मानेगा। उसी पल सब शांत हो गया और उसने गाड़ी रोक दी। हीरो ने कहा कि उसने गाड़ी रोकने का आदेश इसलिए नहीं दिया था, बस शोर बंद करने को कहा था। तभी मोटे आदमी को एहसास हुआ कि पेट्रोल खत्म हो गया है। हमारा लड़का गुस्से में चिल्ला पड़ा। उसने उस पर गाली दी और मोटे आदमी ने माफी मांगी कि उसे याद नहीं रहा कि पास में कोई गैस स्टेशन नहीं है। उसने पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया और कहा कि अगर मरना है तो पेट भरकर ही मरूंगा। तभी हमारी लड़की ने कुछ आवाजें सुनी। उसकी खिड़की के सामने एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी आ गया। कार पार्क के सामने रुक गई थी और अब चारों तरफ ज़ॉम्बी आ रहे थे। हीरो को पता था कि अगर कार टूटी नहीं भी तो भी वो इसमें फंसकर मर जाएंगे। तभी उसकी नजर सीट के पीछे रखे चाकू पर पड़ी। ज़ॉम्बी खिड़की पर मार रहे थे। अचानक किसी ने दरवाजा लात से उड़ाया। युबाई शांति से बाहर निकला और ज़ॉम्बी उसकी तरफ आया। उसने हथियार निकाला और एक को काट दिया। अंदर यूयू डर के मारे कांप रही थी लेकिन हमारा हीरो खुश था, बोल रहा था कि ब्लेड बहुत तेज है। एक और ज़ॉम्बी आया और उसने कहा कि ऐसे नौसिखियों के लिए ये हथियार काफी है। उसने फिर वार किया और दो और ज़ॉम्बी आए। उसने एक को लात मारी और दूसरे को खत्म कर दिया। मोटा आदमी कार के अंदर सब देखकर हैरान था। एक बड़ा ज़ॉम्बी गिर पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये स्टूडेंट इतना ताकतवर है। यूयू भी इम्प्रेस हो गई थी। युवाई ने चाकू का हैंडल कार पर मारा और मोटे आदमी से कहा बाहर आ। मोटा आदमी डर गया लेकिन हीरो ने कहा अगर अंदर रहेगा तो जल्दी मर जाएगा। बाहर और गाड़ियां खड़ी हैं, शायद उनमें गैस मिल जाए। जब तक वो ज़ॉम्बी से लड़ेगा मोटे आदमी को गैस इकट्ठा करनी होगी। उसने उसे याद दिलाया कि पूरे रास्ते गाना गा रहा था तो गाड़ी चलाना आता होगा। युबाई ने यूयू से कहा कि कार के अंदर ही रहना और बाहर मत आना, बहुत खतरनाक है। फिर युबाई ने मोटे आदमी से कहा चल मेरे साथ। मोटा आदमी अभी भी तैयार नहीं था और बोला कि हमें और टाइम चाहिए, लेकिन अगले ही पल युबाई ने पहला ज़ॉम्बी मार दिया। बेचारा मोटा आदमी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये लड़का बिल्कुल नहीं डर रहा। युबाई आगे बढ़ता रहा और एक और को काट दिया। उसने पीछे देखा और कहा जल्दी कर, लेकिन मोटे आदमी को याद आया कि ट्रक के पीछे गैस के डिब्बे रखे थे। उसे समझ आया कि युबाई कितना काम का है और उसे और इस्तेमाल करना चाहिए। युबाई ने एक और ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। उसने पूछा कि तूने क्या कहा। मोटे आदमी ने शर्माते हुए कहा कि वो शौक में था और भूल गया, लेकिन अगर थोड़ी देर रुके तो वो टैंक भर देगा। युबाई ने कहा कि ये बाद में करना, अभी नहीं। मोटा आदमी कंफ्यूज हो गया। हीरो ने कहा कि उसे कुछ और इकट्ठा करने में मदद चाहिए। उसने हाथ खोला और एक हरी मोती दिखाई। उसने समझाया कि ये ज़ॉम्बी के दिमाग से मिलती है और जब तक वो मार रहा है मोटे आदमी को इन्हें इकट्ठा करना होगा। बेचारा मोटा आदमी जिसने कभी ऐसा काम नहीं किया था पसीना पसीना हो गया, लेकिन युबाई ने कहा कि आसान है और उसे दिखाया कैसे करना है। उसने जल्दी से प्रोसेस दिखाया और पूछा समझ आया। मोटे आदमी ने कहा कि ये बहुत गंदा है और वो गाड़ी में ही रहना चाहता है। युबाई ने कहा कि अगर गाड़ी में गया तो कीमे जैसा हो जाएगा। मोटे आदमी ने फिर पूछा कि बिना चाकू के कैसे करेगा। हीरो ने कहा कि हाथ से कर, मैं अंदर जा रहा हूँ और अगर तूने मदद नहीं की तो तू भी मारा जाएगा। इतना बोलकर युबाई ने एक और ज़ॉम्बी खत्म कर दिया। मोटा आदमी घबराकर पहले ज़ॉम्बी के पास गया। वो भागकर जीप में गया, एक औजार उठाया और प्रार्थना करने लगा। हीरो ने कहा कि टाइम नहीं है, तुरंत इकट्ठा करना शुरू कर। लेकिन मोटा आदमी हिचकिचा रहा था, सोच रहा था कि ज़ॉम्बी अभी जिंदा तो नहीं। उसने वार किया और मोती निकालने गया। हैरान था कि ये सोचा था उससे आसान है, सच में अंदर एक छोटा क्रिस्टल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इंसानी सिर से ऐसी चीज निकल सकती है।
फिर उसने युबाई से पूछा कि क्या ये बहुत कीमती है, लेकिन युबाई ने उसे चुप रहने को कहा। मोटा आदमी सोचने लगा कि शायद इसी वजह से इंसान ज़ॉम्बी बन गए और उसने सोचा कि क्या उसे कुछ रख लेने चाहिए। इसी बीच याबाई एक और बैच खत्म कर रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा कि बस अब काफी है और दूर वाले से कोई मतलब नहीं। उसने अपने मन में सोचा कि बिना ट्रेनिंग के इस शरीर की आदत डालना काफी मुश्किल है। उसने मुड़कर मोटे आदमी से पूछा कि उसने कितने इकट्ठे किए हैं। मोटा आदमी गर्व से बोला कि उसने कई इकट्ठे किए हैं। उसने कहा कि ये मजेदार है और याई ने कहा कि उन्हें साफ करके स्टोर कर दो। फिर टाइम आया टैंक भरने का ताकि वो आगे बढ़ सकें। याई फिर याओ के पास गया, लेकिन उसकी बीमारी फिर से और बिगड़ गई थी। वो घबरा गया और उसका हाथ पकड़कर उसका नाम लेने लगा। उसने उसका माथा छुआ और समझ गया कि बुखार पहले से ज्यादा है। उसने उसका बैग खंगालना शुरू किया, याद करते हुए कि उन्होंने कुछ दवा और पानी लिया था। तभी मोटा आदमी आया और पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन युबाई ने उसे डांटते हुए कहा कि चुप रहो और गैस टैंक भरो। कुछ समय बाद याओ थोड़ी संभली हुई लगी। मोटे आदमी ने कहा कि शायद ये कार की गर्मी में ज्यादा देर रहने से हुआ और पूछा कि क्या अब वो ठीक महसूस कर रही है। लेकिन याबाई बात करने के मूड में नहीं था और उसे फिर से धमकाया। उसने कहा कि हमने टाइम खोया क्योंकि मोटे आदमी ने झूठ बोला कि गैस नहीं थी और अगर उसने कुछ और छुपाया तो अगली मौत उसी की होगी। मोटा आदमी तुरंत माफी मांगने लगा और बोला कि अब वो कभी कुछ नहीं छुपाएगा। तभी याओई थोड़ी जागी और कार आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद मोटे आदमी ने हमारे लड़के की तलवारबाजी की तारीफ की और उसका नाम पूछा। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि पहले खुद का नाम बताना शिष्टाचार है, फिर किसी और का पूछना। मोटा आदमी बोला कि उसका नाम जियाओ हांग है और वो शहर में एक वर्कशॉप चलाता था। उसके दोस्त ने ये ट्रक रिपेयर के लिए वर्कशॉप पर छोड़ा था और फिर अपोकैलिप्स की वजह से लेने कभी नहीं आया। फिर हमारे लड़के ने कहा कि उसका नाम युबाई है, लेकिन अचानक जियाओ हांग ने ब्रेक मार दी और हमारा लड़का रोड पर फिसलने से खुद को रोकने लगा। उसने तुरंत धमकाते हुए पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जियाओ हांग ने बताया कि आगे पूरी सड़क जलती हुई गाड़ियों से ब्लॉक है। समस्या ये थी कि याओई अब भी कांप रही थी, लेकिन कम से कम वो अब खड़ी हो गई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। याबाई ने कहा कि लगता नहीं कि हम उस साइड तक जा पाएंगे जहां उसके पापा हैं। याओई चुपचाप देखती रही और कुछ नहीं बोली। मोटे आदमी ने कहा कि एक और रास्ता है लेकिन बहुत लंबा है और पूछा कि क्या वो फिर भी करेंगे। युबाई ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन पहले हमें नए हथियार और इक्विपमेंट चाहिए। उसने जियाओ हांग से पूछा कि क्या वो जानता है कोई इलेक्ट्रिशियन या हथियारों की दुकान कहाँ है। जियाओ हांग ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि हाँ, वो जानता है। उसने कहा कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। उसके गांव का एक दोस्त बहुत एक्सपीरियंस्ड ब्लैकस्मिथ था। ये ब्लैकस्मिथ वाली बात सुनकर युबाई का ध्यान खिंच गया। जियाओ हांग ने कहा कि बहुत चांस है कि वो आदमी अभी भी जिंदा हो और अगर ना भी हो तो उसके घर में ढेरों सामान जरूर होगा। उसने कहा कि जो हथियार वो पकड़ रहा था वो भी उसी ब्लैकस्मिथ ने बनाए थे। युबाई ने सोचा कि अगर बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएं तो एक अच्छा हथियार तैयार करना परफेक्ट होगा। जियाओ हांग फिर अपने उस दोस्त के साथ बिताए टाइम की कहानियां सुनाने लगा, लेकिन याओई ने उसे चुप कराया क्योंकि हमारा लड़का थोड़ी देर के लिए सो गया था। वो लोग ब्रिज क्रॉस करके सिटी के दूसरे हिस्से में पहुंचे। जियाओ हांग कार से उतरा और बोला, आखिरकार एयरप्लेन्स आ गए। कई साल गुजर गए थे लेकिन वो जगह अब भी वैसी ही दिख रही थी। हमारे लड़के ने पूछा कि क्या ये जगह एक कचरा घर डंप नहीं है और बोला, ये सफर वर्थ होना चाहिए वरना जियाओ हांग यहीं दफन होगा। लेकिन हमेशा की तरह अंदर जाने से पहले जगह क्लियर करनी पड़ेगी। याई ने जियाओ हांग से पूछा कि क्या उन जॉम्बीज में कोई उसके दोस्त जैसा दिख रहा है। जियाओ हांग कंफ्यूज लग रहा था। हमारा लड़का बोला कि पर्ल्स इकट्ठा करो। तभी किसी ने उसे रोका। वो याओई थी जो कार से उतरी और बोली कि वो मदद करना चाहती है, लेकिन याई ने कहा कि वो बेहोश हो सकती है या काटी जा सकती है जिससे बस रुकावट होगी। पर याओई ने जिद की, बोली कि अब वो ठीक है और ध्यान रखेगी। जियाओ हांग ने कहा कि चूंकि वो बहादुर है तो वो खुद खुदाई करेगा और याओई पर्ल्स इकट्ठा कर सकती है। याई ने चेतावनी दी कि अगर वो काटे गए तो वो बिना झिझक उन्हें काट देगा। याओई ने समझा कि याई को कोई दर्द महसूस नहीं होता। इसके बाद उसने जॉम्बीज को काटना शुरू किया। इसी बीच मोटा आदमी पर्ल्स इकट्ठा कर रहा था और याओई के साथ बातें कर रहा था जो उन्हें बैग में रख रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि पास की बिल्डिंग से कोई उन्हें दूरबीन से देख रहा था। एक आदमी सिगरेट पीते हुए सब देख रहा था और गुस्से में लग रहा था। उसी समय एक और आदमी कमरे में आया और बोला, ब्रदर लू। भाई, ब्रदर लू को पीटीएसडी था और लगता था उसने किसी को अभी अभी खत्म किया हो। उसने कहा कि उसने पहले ही बोला था कि अंदर आने से पहले नॉक करना होगा। बाहर खड़ा दूसरा आदमी डर के मारे कांप रहा था। लू ने नए लड़के से पूछा कि वो उसे बताने क्या आया है। कांपते हुए लड़के ने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों को पास की ब्लैकस्मिथ शॉप में घुसते हुए देखा। लू ने कहा कि उसने ये पहले ही देख लिया था, तो अब उसे क्यों परेशान कर रहे हो।
लड़के ने समझाया कि 3 लोगों में से एक अकेले सारे जॉम्बीज को मार रहा था और बहुत स्ट्रांग लग रहा था। लू बस सोच में पड़ गया। फिर उसने अपनी सर्वेंट को बुलाया, जो साफ था कि उनकी कैद में थी। उसने उसे इंस्टेंट नूडल्स लाकर दिए। लू ने पैक लड़के की तरफ फेंका और कहा कि इसे खा ले और बाकी डिटेल्स बाद में दे। लड़का चिल्लाकर बोला, ब्रदर, लू अमेजिंग है। इसके बाद लू ने उस गरीब लड़की को छुआ जो साफ खुश नहीं थी वहां रहकर। वो इतनी भूखी थी कि उसके घुटने कांप रहे थे। लू ने नए लड़के को कहा कि उस मोटे आदमी को बाहर निकालो और सबको इकट्ठा करो ताकि नीचे वाले लोगों से निपटा जा सके। जिसने भी उन्हें खत्म किया उसे इनाम मिलेगा। उधर युबाई और उसकी टीम ने सब जॉम्बीज खत्म कर दिए थे और अब बस एक पर्ल बाकी था। उसने मोटे आदमी को कहा कि घर के आसपास चेक करो जब तक वो अंदर देखता है। उसने दरवाजा तोड़कर खोला और अंदर एक पूरी तरह से सजी हुई ब्लैकस्मिथ शॉप मिली। धीरे धीरे अंदर जाते हुए उसने हर चीज देखी। उसने एनविल देखा और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि फॉर्ज अब भी जल रही थी, यानी हाल ही में कोई वहां था। मोटे आदमी ने कहा कि घर में कोई छेद नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता ब्लैकस्मिथ कहाँ गया। हमारे लड़के ने कहा कि पर्ल्स और मटेरियल्स गाड़ियों से लाओ। उसने ये भी कहा कि अपनी तलवार तेज करो। मोटे आदमी ने पूछा कि वो दीवार पर लटके तैयार हथियार क्यों नहीं ले लेता, लेकिन यी ने समझाया कि एक हफ्ते में ऐसे हथियार बेकार हो जाएंगे। जियाओ हांग तुरंत समझ गया कि ये लड़का नया हथियार फौज करने का सोच रहा है। इब्बी ने उसे जल्दी पर्ल्स लाने को कहा। जियाओ हांग बड़बड़ाया कि उसका साथी बहुत गर्म दिमागर है। याओई ने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। फौज जल रही थी और पिस्टन्स काम कर रहे थे, तो मैकेनिक की पहली स्किल ऑब्वियस थी, कंस्ट्रक्शन। उसने स्टील ट्यूब को आग में रखा और हैमरिंग शुरू की। जियाओ हांग पीछे खड़ा सब देख रहा था और हैरान था कि इतना छोटा लड़का ब्लैक स्मिथिंग जानता है। हमारे लड़के ने जियाओ हांग से कहा कि सारे पर्ल्स कप में डाल दो। मोटे आदमी ने माना और यी ने उन्हें आग में डाला जहां वो पिघलने लगे। कुछ देर बाद सब हरे लिक्विड में बदल गए। ऑरा उठती देख जियाओ हांग को लगा ये कोई मैजिक जैसा है। यी ने बॉक्स कटर से एक स्ट्रॉबेरी जूस की बोतल खोली और उसे मेल्टेड पर्ल्स में डाल दिया। लिक्विड मिलकर मिक्स हो गया। फिर उसने उसे तलवार पर डाला और वो उससे फ्यूज होने लगी। शाओहोंग बस खड़ा होकर सब देख रहा था। हमारा बॉय फिर से हैमरिंग करने लगा, वो भी हर्ड के बीच में बाहर। बेशक इससे ब्रदर ल्यू की ग्रुप अट्रैक्ट हो गई। पहले वाला लड़का डर के मारे कांप रहा था, लेकिन स्ट्रॉन्ग जॉलाइन वाला लड़का एक्साइटेड था। सोच रहा था इन वीकलिंग्स को मारकर बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। लंबे बालों वाला लड़का बोला कि सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा हिगुआन नाम की किसी के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन पोलो शर्ट पहनने वाला बोला कि जरूर कोई रीजन होगा कि ब्रदर लू इस लड़के को मरवाना चाहता है। सबसे अच्छा प्लान ये होगा कि रात तक वेट करें जब उनकी गार्ड डाउन हो और फिर अटैक लॉन्च करें। घर के अंदर ये अपने क्राफ्टिंग वर्क में बिजी था। सच में वो बच्चा फ्यूचर वाले मैकेनिकल सामान बना रहा था। शाओ होंग को लगने लगा कि शायद हमारा बॉय कंट्री की बेस्ट यूनिवर्सिटी का इंजीनियर है। ईबीआई एक पीस फिनिश करता और फिर दूसरा फॉर्ज करने चला जाता। पानी से उसने पहला कंप्लीटेड पीस निकाला। चबी गाय ने उसे देखा और बोला कि इलेक्ट्रिक पैटर्न बहुत कूल है। ये बस मुस्कुराया और बोला सारे मटेरियल रेडी हैं। अब असली मैकेनिक की पावर दिखाने का टाइम है। उधर यूयू नूडल्स टेबल पर रखकर खाने की तैयारी कर रही थी। खुश थी कि ये के साथ है क्योंकि कम से कम वो सेफ फील कर रही थी। तभी अचानक किसी ने उसका मुंह ढक दिया। वो परवर्टेड लॉन्ग हेयर्ड लड़का था जिसने बोला कि वो उसे कहीं और ले जा रहा है, लेकिन यी ने शायद कुछ सुना। उस वक्त वो घर के अंदर ब्लेड शार्पन कर रहा था। उसने ब्लेड को मैकेनिकल डिवाइस में फिट किया और टेबल पर रखा। शाओ होंग उत्सुक होकर बोला कि उसने ऐसा तो सिर्फ मूवीज में देखा है। इबाई ने 2 केबल्स उठाए और बोला एक्टिवेट करने का टाइम है। उसने वेपन को इलेक्ट्रीफाई किया और वो ग्रीन ग्लो से चमक उठा। इंजन पहले से ही फेल हो रहा था और चबी गाय इम्प्रेस्ड हो गया। हमारा बॉय अनाउंस करता है कि सेकंड ऑर्डर सोर्ड रेडी है। शाओ हेंग भी चाहता था, लेकिन तभी उन्होंने यूयू एयर की आवाज बाहर से सुनी। अगले ही पल वो दौड़ पड़े देखने की क्या हो रहा है। वो सामने पहुंचे ब्रदर लू की गैंग से। यी ने देखा कि यूयूर बेहोश थी और किसी के हाथों में थी। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। आगे बॉल्ड आदमी बोला कि वेपन गिरा दो वरना लड़की मर जाएगी, लेकिन यी ने बस अपना आर्म उठाया, जमीन पर स्लैश किया और शॉक वेव से आदमी 2 हिस्सों में कट गया। पैनिक में एक और भागने लगा, लेकिन यी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। उसने फिर से स्लैश किया और मेटल को ऐसे काटा जैसे वो कागज हो। सब लोग फ्रेंजी में एस्केप करने लगे। उधर पीछे यही पहले ही पहला हेडलेस नाइट बना चुका था। वो आदमी जिसने पहले लू से बात की थी अपने साथी से बोला कि लड़की को छोड़ दो वरना जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन वो बोला अगर एस्केप नहीं करेंगे तो बाद में ब्रदर लू मार देगा। तभी उनके सामने लाइटनिंग स्लैश आ गया। पीछे से यही धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी शाओ होंग ने चिल्लाकर वार्निंग दी कि पीछे से ज़ॉम्बीज का हॉर्ड आ रहा है।
अजीब ये था कि वो पहले से बहुत फास्ट मूव कर रहे थे, जैसे उन्हें कुछ इंजेक्ट किया गया हो। शाओ होंग कंफ्यूज्ड हो गया और यी से पूछा, अब क्या करें? यी ने ब्लेड का हैंडल पकड़ा, ज़ॉम्बीज़ पर स्लैश किया और उन्हें काटना शुरू कर दिया। साथ में शाओ हैंग बस हैरान होकर देख रहा था कि यी ने अटैक की बौछार कर दी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो दोनों बास्टर्ड भाग रहे थे। शाओ होंग ने पॉइंट आउट किया कि वो उस बिल्डिंग की तरफ भाग रहे हैं। यी बोला, ऑफ कोर्स, और चबी गाय को बोला, खड़े मत रहो, गाड़ी से उनका पीछा करो। चबी गाय भागकर कार में बैठ गया और बोला, समझ गया। वो स्पीड से निकल गया और देखा कि यी अब भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा था। अब ब्यूटीफुल डैमसेल को बचाने का मिशन उसी पर था। वो दोनों भागते हुए पीछे कुछ सुनते हैं। जाहिर है वो ज्याओ हैंग की कार थी। वो लोग बस में कूद गए। शावांग ने ब्रेक्स मारी और देखा कि वो किसी बेस जैसे जगह पर पहुंच गए हैं। उसने कार रोकी, कंफ्यूज था क्योंकि एंट्रेंस बस से ब्लॉक थी। ये बाकी लड़कों से लड़ रहा था और बिल्डिंग के अंदर वाले लोग विंडो से देख रहे थे। उन्हें लगा चबी गाय अकेला है, आसानी से निपटा देंगे। वो बस से उतरे और बोले, कार छोड़ दो वरना बिल्डिंग में सब रोस्ट हो जाएंगे। जाओ होंग बोला, उसे डर नहीं है, और बोला, आओ सामने। कैब से एक आदमी उस पर दौड़ा और घमंड से बोला कि उसने उतने लोगों को मारा है जितने शाओ होंग ने चिकन खाए हैं। कंसीडरिंग शाओ होंग का साइज बोल्ड बात थी, लेकिन शाओ होंग ने खुद को ब्रेड किया और बोला कि वो लोग मौत ढूंढ रहे हैं। तभी ग्रीन क्रेसेंट मून स्लैश आया और आदमी दो हिस्सों में कट गया। पीछे की बस भी शैटर्ड हो गई। शाओ होंग हैरान हो गया कि यी ने सारे ज़ॉम्बीज खत्म कर दिए हैं, लेकिन यी ने इग्नोर किया और बोला, फॉलो करो, हमें यावी को बचाना है। फिर उसने एक और अटैक प्रिपेयर किया और पूरी बस को दो हिस्सों में काट दिया। पिलर्स के पीछे से कई आदमी चार्ज करने रेडी हो गए। ये स्टील नर्व्स के साथ ओपन में चल रहा था। किसी ने सोचा वो मूर्ख है और नाइफ फेंक दिया, लेकिन हमारा बॉय अपोकलिप्टिक वॉरियर था। उसने ब्लेड सेंस किया और ब्लॉक कर दिया। फिर स्लैश किया और एक और डाउन। क्रेट्स के पीछे से किसी ने मोलोटॉव फेंका, लेकिन एबी ने डॉज किया और एक और ग्रीन क्रेसेंट स्लैश मार दिया। फिर किसी ने गन चलाई, लेकिन यी नियो की तरह बुलेट डॉज कर गया। ब्रदर ल्यू देख रहा था और बोला, ये ब्रिलियंट है। उसने इंटरेस्ट दिखाया और बोला, क्या वो उसके साथ ड्रिंक करेगा? वो बोला, उसे टैलेंटेड लोग पसंद है, लेकिन एबी ने बस ब्लेड उठाया। ल्यू ने यावी की तरफ इशारा किया और बोला, मूव मत करना। वो पीसफुली सो रही थी, लेकिन एक सेकंड में मर सकती थी। ल्यू ने बोला कि यी को कर्टिसी मिल रही है, बेटर होगा एटीट्यूड छोड़ दे वरना देखेगा कि बुलेट तेज है या सोर्ड। ये बस ऑब्जर्व करता रहा। शाओहोंग ने पूछा, इस सिचुएशन में क्या करेंगे? तभी ये मुस्कुराया और बोला, एग्री है। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है और उसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है। अगर लियू सबको इकट्ठा करे तो एबी उन्हें चांस देगा। लियू ने पूछा, सच में सबको बात करने बुलाना चाहता है? फिर बोला, ठीक है, वेलकम है। शाओहोंग ने विस्पर किया कि अकेले सबका सामना करना पागलपन है क्योंकि उनके पास गन्स हैं। लेकिन यी ने बोला, अगर नहीं आना तो डिसअपियर हो जाओ। चबी गाय कांप रहा था, लेकिन बोला, अगर यी अकेले जा रहा है तो वो भी जाएगा। यी ने सोचा ये आदमी सच में अनोइंग है। फिर लैकी आया और उसे एस्कॉर्ट किया। थोड़ी देर बाद वो एक रूम में पहुंचा जहां ब्रदर लू की पूरी ग्रुप थी। ल्यू ने वेलकम किया और बोला कि उसने 15 किलोमीटर के रेडियस के सारे हेल्थी लोग यहाँ रखे हैं। वो खुद को ल्यूशांग बोला। फिर उसने हमारे बॉय से नाम और ज़रूरत पूछी। यी ने अपना नाम बताया और कहा कि उसे लू शांग याद है, और पूछा, क्या उसे पता है ये डिजास्टर कैसे शुरू हुआ? ल्यू कंफ्यूज्ड हो गया कि यी उसे कैसे जानता है। एबी ने उसकी तारीफ की कि डिजास्टर से पहले उसने सप्लाईज स्टॉक कर लिए। उसने ये भी बोला कि लू का प्लान नेदर ड्रैगन एसोसिएशन एस्टैब्लिश करने का होगा। ल्यू और शॉक्ड हो गया। वो बोला, उसने ये नाम बस कुछ लोगों से शेयर किया था। यी ने पर्ल दिखाया और बोला कि वो जानता है ल्यू को इसी में इंटरेस्ट है। ल्यू ने तंग आकर बोला, सब बता दो। यी कुछ देर चुप रहा और बोला कि इन्फेक्शन शायद किसी दूसरे देश से आए बर्ड्स के वायरस से शुरू हुआ। कुछ लोग मानते हैं ये न्यूक्लियर वेपन था पॉपुलेशन घटाने के लिए, और एक थ्योरी ये थी कि एलियन मीटियोर गिरा था जो अननोन वायरस लेकर आया। यी ने बोला कि लूशांग ने ये तीनों सुना होगा और इसीलिए सिटी पीपल को यहाँ आइसोलेट किया। ल्यू ने बोला, हाँ, उसे वायरस का थोड़ा सीक्रेट पता है। उसने अपनी पॉकेट से दो पर्ल्स निकाले और बोला, उसे अब तक समझ नहीं आया कि ये क्रीचर्स के हेड में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसे लगा यी का प्रोजेक्ट और उसकी सोड इससे जुड़ा है। यी ने कंफर्म किया, लेकिन बोला उसे कुछ मदद चाहिए। लियू ने अग्री किया, लेकिन बोला पहले सोड दिखाओ। यी ने उठाई, लेकिन लू शांग ने याद दिलाया कि लड़की उसके पास है। यी ने मजबूरी में सोड दी, लेकिन जैसे ही लैकी ने उठाई वो गिर पड़ा। उसने लू को दिया और बोला, ये लिफ्ट करना इम्पॉसिबल है। ल्यू ने खुद उठाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। उसने माना कि दिन सरप्राइजेस से भरा है। फिर यी से बोला, अपना शो शुरू करो। यी ने समझाया कि अपोकलिप्स में जैसे ही कोई इन्फेक्टेड होता है उसके ब्रेन में पर्ल बनने लगती है। पहले ब्लैक पर्ल होती है, लेकिन टाइम के साथ एनर्जी एक्यूमुलेट करती है। पर्ल्स की एनर्जी ह्यूमन बॉडी में अडेप्ट हो जाती है और पावरफुल वेपन्स बनाने में काम आती है।
लियो इंट्रिग्ड हो गया और पूछा क्या पर्ल्स खाकर इंसान स्ट्रांग हो सकता है। ईबाई ने बोला पॉसिबल है लेकिन ज्यादातर लोग zombies बन जाते हैं। लियो ने पूछा जो zombies नहीं बनते उनका क्या होता है। ईबी बोला देख लो। उसने पावर केबल्स कनेक्ट किए और ग्रीन एनर्जी क्रिएट हुई। जनरेटर में आग लग गई और ब्लैकआउट हो गया। लू चिल्लाया क्या हो रहा है, लेकिन उसी वक्त यी ने स्वॉर्ड उठाई और उस पर स्लैश कर दिया। ब्लेड मिस हो गई लेकिन उसने क्विक शॉट काउंटर किया। यी ने डॉज किया और साफ कट मारकर उसे खत्म कर दिया। यी बोला नेदर ड्रैगन गैंग आज मरेगी। वो बोला फ्यूचर में वो वेपन से मशहूर होंगे और स्लेवरी सिस्टम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले वो सबको खत्म कर देगा। एक और स्लैश और बॉडीज पीसेस में कट गई। पूरा फ्लोर तबाह हो गया। यी को राहत मिली कि यावेर अब भी सो रही है। उसने उसे धीरे से छुआ और सोचा कि अपोकलिप्स क्रूअल है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो ऐसे सीन्स देखे। तभी दरवाजे पर कोई आया। वो कावर्ड शाओहोंग था जो भाग गया था। उसने फ्लैशलाइट के साथ देखा और हैरान रह गया कि यी ने सबको मार डाला है। यी ने कंफर्म किया और जमीन से वेपन उठाया और बोला कि उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। जाओहोंग ने पूछा कि क्या वो यहाँ सिर्फ वेपन के लिए आए थे, उयर के लिए नहीं। यी ने एक्सप्लेन किया कि नए वर्ल्ड में वेपन्स बदल चुके हैं और बहुत डेंजरस हैं। शाओहोंग ने पूछा कि वो इसे क्या ट्रांसफॉर्म करने वाला है। उसने यी की स्मार्टनेस की तारीफ की कि पर्ल्स जनरेटर में डालना क्लेवर है। तभी एक बॉटल गिरी और एक लड़की जमीन पर कोलैप्स हो गई। वो डर के मारे बोली मुझे मत मारो। शाओहैंग ने बेवकूफ़ी से पूछा कि यहाँ डैम्सल इन डिस्ट्रेस क्यों है। लड़की ने एक्सप्लेन किया कि उसे लुजांग ने कैप्चर कर लिया था और वो रोज स्लेव की तरह सफर कर रही थी। उसका गैंग से कोई रिलेशन नहीं था। यी ने पूछा क्या उसे पता है लुजांग ने बाकी रिसोर्सेज कहाँ छुपाए हैं। उसने बोला वो दिखा सकती है। रास्ते में जाओहोंग ने पूछा वो कहाँ से है। लड़की ने बोला वो ईस्टर्न सिटी से है। कन्वर्सेशन के बीच वो एलिवेटर के सामने रुक गए और उसने बोला स्टोरेज रूम 6th फ्लोर पर है। यी ने शाओहांग को बोला यूएर के साथ हाइड हो जाओ और वो लड़की के साथ स्टोरेज चेक करने चला गया। उधर बैटल की ब्रेकेज में पहले वाला आदमी हेल्प के लिए पुकार रहा था। उसने ब्रदर लू का कटा हुआ बॉडी देखा और सामने पर्ल पड़ी थी। उसे याद आया यी ने इसे ब्लैक मेटल एनर्जी कहा था और लू सांग ने बोला था इसे खाने से इंसान गॉड बन सकता है। वो डेस्परेट था और उसने पर्ल खा ली। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, वेन्स फूल गए और वो एगनी में तड़पने लगा। बाहर थंडर हुआ और यूयूएर कमरे में उठ गई। उसने शाओहोंग से पूछा हम कहाँ हैं। शाओहोंग ने बोला काम डाउन, समझाया कि उसे पहले किडनैप किया गया था लेकिन वो और यी उसे ऑलरेडी बचा चुके हैं। उस वक्त यी कमरे में आया, ये देखकर कि वो जाग चुकी थी। जाओ होंग ने पूछा कि क्या उनको कुछ वैल्यूएबल मिला। यी ने कंफर्म किया कि मिला है लेकिन सब कुछ निकालने में कल तक का टाइम लगेगा। शाओहोंग ने फिर पूछा कि वो लड़की कहाँ गई। यी ने समझाया कि जब वो स्टोरेज रूम में गया तो वो भागने लगी। उसको अजीब लगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। यी ने सिंपल कहा कि उसको भूल जाओ, अब सोने और आराम करने की जरूरत है क्योंकि सड़कों पर ज़ॉम्बीज घूम रहे होंगे। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो शावर ले रही थी। वो आराम से रिलैक्स कर रही थी जब अचानक एक आदमी आया और बोला कि चूंकि वो म्यूटेट हो चुकी है और उसके घर में है तो उसको समझना होगा कि यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की और बोला कि उसके पास बॉडी के अलावा देने को कुछ नहीं है। लड़की हेल्प के लिए चिल्लाने लगी लेकिन आदमी ने कहा कि बाहर बारिश है, कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाएगा। तभी दरवाजा क्रैक हुआ। आदमी डर गया और बाहर देखने गया, लेकिन ये उसकी बड़ी गलती थी। लड़की ने चीख सुनी और जब चेक किया तो देखा कि वो आदमी एक जाइगेंटिक क्रीचर से मारा जा चुका था। उस बेवकूफ को दीवार पर फेंक दिया गया और ब्लॉन्ड लड़की डर के मारे चिल्ला उठी। क्रीचर वहीं खड़ा उसे घूरने लगा। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा और लड़की ने डेस्परेशन में उससे रिक्वेस्ट की कि पास मत आना। मॉन्स्टर एक सेकंड के लिए रुका, फिर मिरर में खुद को देखा और जमीन पे गिर पड़ा बोलते हुए कि वो मॉन्स्टर नहीं है। उसने पूछा कि वो ऐसे क्यों ट्रांसफॉर्म हो गया। फ्लोर पे मुक्के मारते हुए कहा कि वो ऐसे नहीं रहना चाहता। ब्लॉन्ड लड़की कंफ्यूज थी। उसने पूछा वो कौन है। क्रीचर ने एक्सप्लेन किया कि उसको गोली लगी थी लेकिन उसने एक ज़ॉम्बी पर्ल खा ली और उसका बॉडी म्यूटेट होने लगा। ब्लॉन्ड हैरान रह गई इस बात से कि इंसान पर्ल्स के ब्लैक मेटल खाकर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि यही नाम के किसी ने उसको समझाया था और उसने वो पर्ल मॉन्स्टर के सिर से निकाली थी। ब्लॉन्ड को ये नाम सुनकर पहचान हुआ और वो उसकी तरफ दौड़ी, पूछते हुए कि क्या उसने सच में यी का नाम लिया। वो पागल लड़की अचानक ब्रेव हो गई और डिमांड करने लगी कि यी कहाँ है। मॉन्स्टर ने कहा कि यी अभी रिसेंटली सदर्न सिटी आया था और एक बिल्डिंग के सबको मार डाला। असल में ये ब्लॉन्ड वही थी जो शुरू में दिखाई गई थी और उसने कहा कि वो यी को मारना चाहती है, लेकिन मॉन्स्टर ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। ब्लॉन्ड ने कहा कि वो इस हालत में उसी कमीने की वजह से है। दोनों अब दुश्मन थे। ब्लॉन्ड थोड़ी देर सोचकर बोली कि अगर तुमने उस आदमी को एक सेकंड में मार दिया तो तुम स्ट्रांग हो ना।
मॉन्स्टर ने एक्सप्लेन किया कि उसको स्ट्रांग फील होता है लेकिन वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर उसने पूछा कि क्या तुम मुझसे डरती नहीं हो? अगर ये वही लड़की थी तो ये रुऑक्सी थी जिसने पागलों जैसी हंसी मारी। उसने धीरे से उसका आर्म छुआ और बोली कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और अगर तुमने उसकी मदद की यी को मारने में तो वो उसको जो चाहिए करने देगी। ये लड़की सच में पागल थी। मॉन्स्टर और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने उसे उठाया और बोला कि फिर वो उसकी मदद करेगा यी को मारने में। ब्लॉन्ड मुस्कुराई और बोली कि प्लान सेट है, लेकिन मॉन्स्टर अचानक गिर पड़ा और दर्द से चिल्लाने लगा। रात गुजर गई और अगली सुबह हो गई। हमारा लड़का तैयार हुआ। वेयरहाउस में उन्हें और इंस्टेंट नूडल्स, सिगरेट्स और ड्रिंक्स मिले। यी ने अपनी डेविलिश स्वॉर्ड पीठ पर बांधी और बोला कि अब सब सामान मिल गया, निकलने का टाइम है। वे सीढ़ियों से उतरते हुए सप्लाईज पर बात कर रहे थे, तभी चबी लड़का डर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीटियोर उसकी कार पर गिरा हो। वो रोने लगा और पैनिक करने लगा कि दरवाजा तक नहीं खुल रहा। यूबाई डीप थॉट में चला गया और समझा कि ये डैमेज सिर्फ रेनस्टॉर्म से नहीं हुआ। उसने जिया हैंग को हटने को कहा और डेंटेड हिस्से को स्लैश कर दिया। ट्रक अब कन्वर्टिबल बन गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे फैक्ट्री से ही कन्वर्टिबल बना हो। सब कार में बैठे और जाओ होंग ने चीयर किया कि कम से कम इंजन तो चल रहा है। उसने पूछा कि क्या अब वो यूरा के फादर को ढूंढने जा रहे हैं। यी ने सिंपल यस कहा और वे रोड पर निकल पड़े। चबी लड़का एक्साइटेड था, कह रहा था कन्वर्टिबल चलाना अमेजिंग है। लेकिन तभी जॉम्बीज का ध्यान अट्रैक्ट हो गया। साइड में उन्होंने देखा कि एक लड़की और स्टूडेंट्स का ग्रुप ज़ॉम्बीज से भाग रहा था। वो यी के पुराने क्लासमेट्स थे और यी हैरान हुआ कि वो अभी तक जिंदा हैं। ग्रुप हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। ज़ॉम्बीज पास आते जा रहे थे, तभी एक क्लमजी लड़की गिर गई। क्रीचर्स उसके पास पहुंच ही रहे थे कि तभी एक ग्रीन क्रेसेंट स्लैश ने सबको काट दिया। स्टूडेंट शॉक हो गए और भी शॉक्ड जब उन्होंने यी को आते देखा। यी मुस्कुराया और बोला कि उसने अपने क्लासमेट्स फिर से ढूंढ लिए। स्टूडेंट्स उसका शुक्रिया करने लगे और बोले कि उन्होंने सोचा था वो मरने वाले हैं। ब्लॉन्ड लड़के ने कहा कि यी कितना पावरफुल हो गया है और पूछा कि उसने इतनी ताकत कहाँ से पाई। यी ने सवाल इग्नोर किया और पूछा कि अब वो कहाँ जा रहे हैं। ब्लॉन्ड ने बताया कि स्कूल से भागने के बाद उन्होंने सुना था कि एक आइलैंड पर कैंप बना है, लेकिन रास्ते में कई लोग ज़ॉम्बीज से खा लिए गए। स्टूडेंट्स में से किसी ने कार देखकर राइड मांगी। किसी और ने आकर कहा कि वो भूखी है और पूछा कि क्या उसके पास कुछ है। यूयू बस उन्हें देख रहा था। शाओ हांग ने कमेंट किया कि शायद वो सब कार पर नजर गड़ाए हैं। तभी युबाई ने सबको शट अप करने को कहा। उसने वार्निंग दी कि कार में ज्यादा गैस नहीं है, इसलिए वो उन्हें दूर तक नहीं ले जा सकते और उन्होंने पहले उसका फेवर करना होगा। एक्स क्लासमेट्स एक्साइटेड होकर बोले कि वो जो कहेगा वही करेंगे। यी ने मुस्कुराकर जांग को बुलाया और कहा कि इस बार रूल्स वही एक्सप्लेन करे। जांग खुश हो गया और सबको हैंडल करने लगा। यी ज़ॉम्बीज की तरफ गया और बोला कि वो उन्हें क्लियर करेगा और बाकी लोग क्लीन अप करेंगे। स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, लेकिन जंग ने प्रोसेस एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसने टूल्स दिए और पर्ल्स निकालना शुरू किया। जंग मुस्कुराते हुए बोला कि ये आसान है, लेकिन एक लड़की बेहोश हो गई। यूयू ने सबको समझाया कि उनके सिर सॉफ्ट होते हैं, इसलिए पर्ल्स निकालना इजी है। ग्रुप डर गया, सोचने लगा कि इस बच्चे ने क्या कुछ झेला है जो इतना काम है। जैंग ने सबको टूल्स बांटे और वार्निंग दी कि बाइट मत लगने देना। ब्लॉन्ड लड़का अब क्यूरियस हो गया कि ग्रीन डांसर को पर्ल्स क्यों चाहिए। यी किलिंग करता रहा और वो कलेक्ट करते रहे। 2 घंटे बाद सैक भर गया। यी ने कहा कि कुछ फूड बांट दो, लेकिन जाओहान गुस्सा हो गया कि यी ने बिना पूछे खाना दे दिया। स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन चबी लड़का एक टुकड़ा भी देने को रेडी नहीं था। तभी अचानक एक क्रीचर ने कार पर पैर मारा। पहले वाला ट्रांसफॉर्म्ड मॉन्स्टर अब पूरी तरह म्यूटेट हो चुका था। यी ने तुरंत पहचान लिया कि ये एबिलिटी यूजर है जो म्यूटेट हो गया। उसने सबको भागने को कहा, लेकिन वो खुद ऑलमोस्ट कट होने से बचा। उसने डॉज करके एक और ग्रीन क्रेसेंट अनलीश किया, लेकिन मॉन्स्टर भी स्मार्ट था और डॉज कर गया। तभी किसी ने ताली बजाई। वो डैम लोसेट क्वीन थी जिसने आखिरकार यी को ढूंढ लिया था। युबाई फ्यूरियस हो गया उसे देखकर। स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि उनकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव यहाँ क्यों है। रुऑक्सी ने कहा कि वो किसी तरह जिंदा बची सिर्फ इसलिए कि एक दिन यी को मरते देखे। उसने क्रीचर को ऑर्डर दिया कि यी को मार दो। यी समझ नहीं पा रहा था कि क्रीचर क्वीन का साथ क्यों दे रहा है। मॉन्स्टर यी पर झपटा और उसे फाइट करनी पड़ी। तभी अचानक एक फायरबॉल बीच में गिरा। रूफ पर एक और क्रीचर था, एक फ्लेमिंग लॉन्ग हेड ज़ॉम्बी। सीन शिफ्ट हुआ समुद्र के बीच एक शिप पर। एक आदमी सिगार पी रहा था और बोला कि यहाँ पीसफुल है क्योंकि ज़ॉम्बीज उड़ नहीं सकते। उनका प्लान था कि धीरे धीरे दूसरे बोट से रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे, लेकिन अचानक एक बोट एक्सप्लोड हो गई। लोग डर गए और वहीं आ गया फ्लेम हेड ज़ॉम्बी। बैक टू प्रेजेंट। क्रीचर अब बिल्डिंग पर खड़ा था। यी और ट्रांसफॉर्म्ड मॉन्स्टर दोनों उसे देख रहे थे। यी समझ गया कि ये भी एक ट्रांसफॉर्मेबिलिटी यूजर है और उससे भी बुरा, एक एलिमेंटल। रूई को आइडिया ही नहीं था कि एलिमेंटल क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। उसने मॉन्स्टर से पूछा कि क्या वो उसका साथी है।
मॉन्स्टर ने कहा कि नहीं जानता। तभी फ्लेम मॉन्स्टर छत से कूदकर आया। उसने मॉन्स्टर की गर्दन पकड़ ली। सबको साफ हो गया कि वो दोस्त नहीं है। मॉन्स्टर ने रोकने की कोशिश की और पूछा कि वो कौन है और क्यों अटैक कर रही है। उसने उसके पेट पर जोर से लात मारी और उसे कार में गिरा दिया। फिर एक वेव ऑफ फायर से ब्लास्ट कर दिया। शाओ हैंग रो पड़ा कि कार और फूड खत्म हो गया। लेकिन यी ने कहा कि इसकी चिंता मत करो, बस भागो। यी भागने लगा, लेकिन रॉक्सी अभी भी रिवेंज चाहती थी। उसने मॉन्स्टर को ऑर्डर दिया कि यी को मार दो। मॉन्स्टर ने कहा कि हालात उसके लिए भी अच्छे नहीं हैं। तभी फ्लेम क्रीचर ने याओ यूएर पर फायरबॉल फेंका। जमीन एक्सप्लोड हुई और सब इधर उधर भाग गए। यूएर गिर पड़ी, लेकिन यी ने उसे फिर बचा लिया। अब सबके बीच आग की दीवार खड़ी थी। यी ने कहा स्टेयरिंग बंद करो और भागो। शाओहंग ने पूछा कि कहाँ जाएं। यी ने सामने गराज देखा और सबको फॉलो करने को कहा। उधर रॉक्सी का मॉन्स्टर फ्लेम क्रीचर से लड़ रहा था। उसने कहा कि लड़ाई मत करो और पूछा कि क्या उसने भी ब्लैक मेटल एनर्जी खाई है। फ्लेम क्रीचर ने ब्लैक पर्ल कहा। फिर अचानक उसे हेडेक हुआ और जमीन पे गिर गई। उसने बोला कि वो इसे खाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको जबरदस्ती खिलाया गया। वो सबको मारना चाहती है जिन्होंने ये किया। रॉक्सी का मॉन्स्टर बोला कि उसको भी जबरदस्ती खिलाया गया था, इसलिए वो समझ सकता है। लेकिन रॉक्सी बोल्ड हो गई और बोली कि जल्दी करो, ये भाग रहा है। उसने आर्म्स क्रॉस करके सार्कास्टिकली कहा कि रिवेंज कैसे लोगे अगर उसे जाने दो। मॉन्स्टर ने आश्वासन दिया कि वो यी की स्मेल पकड़ सकता है। फ्लेम क्रीचर ने पूछा कि ये कौन है जिसे वो इतना डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं। ब्लैक मॉन्स्टर ने कहा कि यी वो इंसान है जो पर्ल्स के बारे में जानता है। शायद वो ये भी जानता है कि उन्हें दोबारा इंसान कैसे बनाया जाए। फ्लेम क्रीचर ने कहा कि अगर ऐसा तरीका है तो वो भी ज्वाइन करेगी। यी और उसके दोस्त भाग रहे थे, लेकिन अचानक एक कार उड़कर उनके सामने गिरी और एक्सप्लोड हो गई। क्रीचर ने उनकी सेंट पकड़ ली और बोला कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसने कहा कि यी कर्स्ड पर्ल के सीक्रेट्स जानता है, इसलिए उसे बोलना ही पड़ेगा। ये समझ गया कि अब फाइट अवॉइड नहीं हो सकती। उसने शाओहोंग से कहा कि वो यूएर को लेकर भागे, जबकि वो खुद टाइम बाय करेगा। लेकिन तभी वो फ्लेम क्रीचर से टकरा गए। अब वो सराउंडेड थे। रूई हंस रही थी और बोली कि अब एस्केप पॉसिबल नहीं है। ये इरिटेटेड हो गया इस औरत से। उसने दोस्तों से कहा कि छुप जाओ और पास मत आना। ब्लैक मॉन्स्टर उस पर चार्ज हुआ। यी ने खुद को तैयार किया और पीछे डॉज किया। उसने ग्लॉक निकाली और गोली चलाई। रॉक्सी उसके कंधे पर हिट हुई और दर्द से चीख पड़ी। ब्लैक मॉन्स्टर कंफ्यूज था। उसने सोचा यी उसको शूट करेगा, लेकिन यी ने फिर उसकी स्टोमक पर गोली मार दी। मॉन्स्टर को उसको बचाने के लिए कूदना पड़ा। यी ने एक ग्रीन स्लैश और किया और मॉन्स्टर को उसे शील्ड करना पड़ा। तभी फ्लेम क्रीचर ने पीछे से अटैक किया। उसने एरिया इग्नाइट कर दिया, लेकिन यी डॉज कर गया। उसने फायरस्टॉर्म छोड़ी, लेकिन यी ने सोर्ड से